नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। बाकी इसके पहले भी हम प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसका सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। लाटेस्ट आपके 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी बाल विकास पेडागॉजी में 30 में से 30 की तैयारी करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है सिलेक्शन क्वालिफाइड करने के लिए बाल विकास चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें 30 में से आप लोगों को जो भी स्कोर हो सभी लोगों को कमेंट करना है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंबाइन किए हैं। नए सिलेबस एग्जाम पैटर्न के आधार पर यह आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है और संभावित प्रश्न आपके होने वाले। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं और सभी को कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर अंत में ज़रूर बताना है कि 30 प्रश्नों में से आपका फीडबैक क्या है। जिनका 25 प्लस का स्कोर आएगा वाकई में आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है। जिनका 25 प्लस का स्कोर कम आ रहा है तो जितने भी प्रैक्टिस सेट है सभी लोग अटेंड करें। और जिनको भी हमारी टॉपर नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, आपको व्हाट्सएप करना, आपको टॉपर नोट्स प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया था, असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट या क्विज और गेम जो होता है। देखिए, रचनात्मक आकलन में असाइनमेंट भी लिखना पड़ता है, क्रिएटिविटी होती है, मौखिक प्रश्न में भी होते हैं, क्विज और गेम में भी होता है। लेकिन जो टर्म टेस्ट होते हैं इसमें रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं कहलाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उपकरण पूछा गया है। ठीक है, तो टर्म टेस्ट आपका उपकरण नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण के रूप में नहीं माना जाता है। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनेंगे, तो आपके लिए यह प्रश्न होगा कि अगर कोई रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण के रूप में क्या माना जाना चाहिए। बातचीत कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रोजेक्ट, मौखिक प्रश्न। अब आप बोलेंगे सर ये तो नहीं दिया गया, आप हाँ बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता नहीं इस बार एग्जाम में हाँ में प्रश्न आ जाए। यानी जिसे रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण के रूप में माना जाता है वह बातचीत कौशल होता है, प्रोजेक्ट होते हैं, मौखिक प्रश्न होते हैं। लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न जो MCQs होता है यह रचनात्मक आकलन के उपकरण नहीं माना जाता है। तो सभी लोग समझ गए कि रचनात्मक आकलन के उपकरण कौन कौन होंगे। बातचीत कौशल, प्रोजेक्ट और मौखिक, ये उपकरण होंगे। और मौखिक जो बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs होते हैं वे आपके नहीं होंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आपके इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंसाइट, परीक्षण त्रुटि, शास्त्रीय कंडीशनिंग। इसमें पेडागॉजी, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान के ज़्यादा कंबाइंड क्वेश्चन किए गए क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट आपका अलग लेवल होगा। तो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित हो जाता है। अपनी गलती मतलब परीक्षण और त्रुटि। गलती का संबंध किससे? त्रुटि से। और प्रयत्न, ये सिद्धांत जो है आपका सभी लोग समझते होंगे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सभी लोग बताइए किसका है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो पिछले बार पूछा गया प्रश्न था कि इस स्तर पर इकाइयाँ और उप इकाइयाँ पूरी तरह से इकट्ठी की जाती हैं। प्रस्तुतिकरण, सम्मेलन, अध्ययन, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। पता है इस समय मौसम काफ़ी परिवर्तन है तो गला थोड़ा बैठा हुआ है। आप लोग भी जानते हैं मौसम काफ़ी इस समय परिवर्तन हुआ है। दोपहर और सुबह शाम तो अलग ही माहौल है, दोपहर में अलग माहौल रहता है। ठीक है, तो आवाज़ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ठीक है देखने को मिल रही होगी, लेकिन हमें तो नॉलेज लेना है और देना है। ठीक है, हम लोग भी आप लोगों से सीखते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग भी कुछ सीख रहे हैं। आपसे हमसे भी कुछ सीखने को मिलता है। तो सभी लोग कमेंट करते रहिए। बात करेंगे इस स्तर पर इकाइयाँ और उप इकाइयाँ पूरी तरह से इकट्ठी की जाती हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे इकाइयों के साथ साथ उप इकाइयों को भी बात की गई और इनके इकट्ठे की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका सम्मिलन होगा, एसेमिलेशन की बात करेंगे। सभी लोग समझ गए। संभावित प्रश्न है और ये आपका संभावित प्रश्न है क्योंकि वर्ग 3 में ग्रेड 3 में अल्बर्ट बंडूरा संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी अभी पेपर हुए हैं इनका जरूर इनसे संबंधित प्रश्न आता है। तो अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारात्मक, सामाजिक अधिगम, विकासात्मक
ये विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा इनमें से जिस सिद्धांत से आपका संबंधित हो जाता है वह सिद्धांत आपका और कोई नहीं, क्या वह आपका व्यवहारिक सिद्धांत है? बिल्कुल नहीं। वह आपका सिद्धांत कौन सा कहला जाता है? विकास मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों साथियों, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। विकास मनोसामाजिक, विकास संज्ञानात्मक, सभी आपको लग रहे होंगे बिल्कुल सभी सही हमें लग रहा है। अब चूज कैसे करें? देखिए, अल्बर्ट बंडूरा का संबंध सामाजिक शब्द से ही, इतना आपको ध्यान है। सामाजिक अधिगम मतलब अल्बर्ट बंडूरा, इतना आपको ध्यान देना है। अब आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने 1971 में दिया और यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण माना जाता है। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो एक उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? ये काफ़ी शिक्षक भर्ती में पूछा गया हाई लेवल का प्रश्न है, लेकिन आ सकता है क्योंकि ये आपके शिक्षक भर्ती का प्रश्न है और काफ़ी लेवल हाई होने वाला है। पेडागोजी की बात करें, बाल विकास चैप्टर की बात करें, बाकी सभी सब्जेक्ट नॉर्मल हो गए, लेकिन पेडागोजी हार्ड आएगी। तो पोर्टफोलियो एक उपकरण जो होता है विद्यार्थियों के काम का संग्रह समय अवधि में होता है, विद्यार्थियों के अंक का संग्रह समय अवधि में होता है, विद्यार्थियों के ग्रेड और संग्रह अवधि में या उपरोक्त सभी में होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों और शिक्षक बंधुओं, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि पोर्टफोलियो के उपकरण जो होता है विद्यार्थियों के काम का संग्रह और समय अवधि में होता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। यहाँ पे धड़ाधड़ प्रश्न आ रहे हैं, धड़ाधड़ आपको कमेंट करना, प्रिपरेशन जारी रखना है, क्योंकि इस बार 101% एग्जाम को क्वालिफाइड करना है, 90+ अंक सभी को लाना है। साथियों, प्रश्न है, लोकप्रियता के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के किशोर कुछ लोगों को पसंद और कुछ लोगों को नापसंद होते हैं? लोकप्रिय किशोर, पॉपुलर एडोलेसेंस, उपेक्षित किशोर, अस्वीकृत किशोर, रिजेक्टेड एडोलेसेंस या विवादास्पद किशोर, कौन सा हो जाएगा? तो लोकप्रियता के आधार पर अगर इनमें से देखा जाए जो किशोर लोगों को पसंद और कुछ लोगों को नापसंद होते हैं वह विवादास्पद किशोर हो जाएगा, जिसे हम कंट्रोवर्शियल एडोलेसेंस बोला जाते हैं। ये पिछली बार आया हुआ था और व्यापम ने इसे 4th ऑप्शन को सही माना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते, बिल्ली, बंदर या चूहा? ईपी पावलोव हो गए, थार्नडाइक हो गए, ठीक है, इनके प्रयोग, इनके सिद्धांत तो आते ही आते एग्जाम में, और आपको पता है कि पावलोव से संबंधित प्रश्न आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सभी लोग जानते हैं कुत्ते पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। कुत्ते पर पावलोव के द्वारा अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। प्रश्न आ सकता है कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ईपी पावलोव ने किया। इस पर उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। बिल्ली पर किसने प्रयोग किया? तो थार्नडाइक द्वारा किया गया था। चूहों पर किसने किया? तो स्किनर ने किया। बंदर पर किसने किया? कोहलर और कोफा ने किया। तो सारा कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिलने वाला है, क्योंकि यह शिक्षक भर्ती का परिवार है, टीटी फैमिली है, आपका अपना अवर परिवार है, अवर फैमिली है। तो साथियों, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन अगर पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कोहलर, थार्नडाइक, पावलोव या वुडवर्थ? सभी लोग बताइए। देखिए, जब सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन पूछा जाएगा तो आपका जवाब कोहलर ही होगा। जी हाँ, कोहलर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत कोहलर महोदय के द्वारा दिया गया है और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है। अब ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। प्रश्न आ सकता है, किस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है? वह कोहलर के सूझ द्वारा सिद्धांत है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन टफ हो सकता है अगर इसको पूछा जाएगा, और संभावित हो सकता है हमारे हिसाब से। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पिछले बार पूछा ही गया प्रश्न है, तो सभी लोग जानते हैं। स्किनर की बात करेंगे, ठीक है, पिछली बार पूछा गया था प्रश्न, इसलिए ये क्वेश्चन और भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा स्कूलों में बच्चों को समान रूप से विविधता वाले लोगों और वंचित लोगों के लिए खाली स्थान विकसित करने में मदद करती है। तो जब भी आप बात करते हैं समावेशी शिक्षा, एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा शब्द है, यहाँ से प्रश्न शिक्षक भर्ती में आता है, यानी 1 नंबर यहाँ से पक्का। तो समावेशी शिक्षा स्कूलों में बच्चों को समान रूप से विविधता वाले लोगों और वंचित लोगों के लिए जो विकसित करने में मदद करती है वह हमारी कौन होती है? सहिष्णुता का उच्चतम स्तर, सहिष्णुता का निचला स्तर, बिल्कुल सहिष्णुता नहीं या उदासीनता?
अगर वंचित लोगों में विकसित करने की मदद कर रही तो कहीं ना कहीं उसका उच्च स्तर ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्रश्न कह रहा है ना, हमें कुछ नहीं पता लेकिन हमें यह प्रश्न कह रहा है कि विकसित करना है, तो कहीं ना कहीं उसका उच्च स्तर होगा, क्योंकि निचले स्तर से विकसित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आपको समझना है प्रश्न, और ऑप्शन को समझना है और सटीक आंसर देना है, और ये चीज़ आपके छोटी छोटी जो ट्रिक है आपके माइंड की मेमोरी में सेव होनी चाहिए। हमारा मकसद यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सही आंसर कैसे दे सकते हैं। क्रोध व भय किसके प्रकार होते हैं? संवेग, अभिप्रेरणा, परिकल्पना, मूल वृत्तियाँ। आप सभी लोग जानते हैं संवेग एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, संवेग से प्रश्न आएगा। अब ये नहीं कि क्रोध या भय ही संवेग आ जाए, कोई और भी संवेग आ सकता है, लेकिन इस चैप्टर से आएगा। तो संवेग जानते हैं, मैकडूगल ने 14 संवेगों की बात कहती है, और संवेग एक जटिल अवस्था होती है। प्रश्न आ गया संवेग कैसी अवस्था है? तो संवेग एक जटिल अवस्था होती है, क्योंकि इसमें कुछ आंगिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे हृदय की गति, परिवर्तन रक्तचाप में, सांस की गति में परिवर्तन, इसमें क्या होता है, ये सारे एक संवेग की एक जटिल अवस्था होती है। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन जो है मनुष्यों के लिए द्वितीयक प्रबलन नहीं। तो आपके लिए मनुष्यों के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रबलक आपके लिए जानना जरूरी है। दो प्रबलक आपने जान लिया, एक नंबर आप कहीं से पक्का हो गया। यानी कि इनमें से अगर मनुष्यों द्वारा द्वितीयक प्रबलन नहीं है तो द्वितीयक प्रबलन आपका पैसा होता है, प्रशंसा होता है, श्रेणियाँ होती हैं, लेकिन खाना आपका प्राथमिक प्रबलक होगा, क्योंकि इसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो खाना यहाँ पे प्राथमिक प्रबलक होगा, और पैसा, प्रशंसा, श्रेणियाँ ये द्वितीयक में आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपने जान लिया, मनुष्यों के लिए द्वितीयक प्रबलक और प्राथमिक प्रबलक क्या है। क्योंकि भोजन एक बुनियादी जैविक आवश्यकता को पूरा करता है। पैसा, ग्रेड, स्वर्ण, सितारा ये द्वितीयक होंगे, क्योंकि उनका मूल प्राथमिक प्रबलकों या अन्य द्वितीयक प्रबलों के साथ जुड़ाव से निर्धारित होता है। इसलिए आपको समझना है प्रत्येक प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। ये चार एक ऐसे शब्द दिए गए हैं, इनसे चार से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक, ये शब्द आपको एग्जाम को देखने में मिलेंगे। तो अगर बच्चे के शारीरिक विकास की बात करते हैं तो बच्चे के शारीरिक विकास में क्या आएगा? क्योंकि शारीरिक विकास है इसलिए आपका कौन हो जाएगा, मात्रात्मक होना चाहिए कि गुणात्मक होना चाहिए। शारीरिक विकास को दर्शा रहा है, विकास शब्द दिया गया इसलिए यहाँ पे गुणात्मक हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझना है अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? स्मृति, कल्पना, विस्मृति या ध्यान। तो जो हम सीखी हुई बात होते हैं, जो सीखी हुई बात होती है उसको स्मरण रखना, फिर पुनः स्मरण करने की असफलता की बात कर रहे हैं। कोई चीज़ हम ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये प्रश्न अभी आपसे बन जाएंगे क्योंकि आंसर भी बता रहे हैं। हो सके 2, 3, 4 दिन बाद यही क्वेश्चन हम फिर से दोहराएं और आपसे ना बने तो ये क्या होगा, पुनः स्मरण करने की असफलता होगी, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को ही विस्मृति। सभी लोग बताइएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? यानी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता, आप ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं क्योंकि 3 सही दिए गए, 1 नहीं दिया गया, उसको पहचानना है। तो उसके लिए पहचानने के लिए सब जरूरी है कि कहीं ना कहीं निगेटिव होगा प्रश्न, कुछ ना कुछ नकारात्मक उसमें होगा। जैसे सीखने में उत्सुकता, तो ये शिक्षण सिद्धांत की विशेषता होगी, क्योंकि उत्सुकता होने का पॉजिटिव है। ज्ञान की संरचना ये भी पॉजिटिव है। क्रमशीलता का अभाव, तो अभाव यहाँ पे क्या है, निगेटिव दे दिया गया। तो ये चीज़ें हमें सोचना है, समझना है और देखना है। और पुष्टिकरण करना, ये भी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता है। तो अभाव क्या होगा, क्रमशीलता का अगर अभाव है तो ये हमारा शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं होगी। इसलिए कार्डिन क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट इतना आपको कठिन नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार जो आए थे, जो आपके ईबीएस और जो पेडागोजी कठिन आए थे, उसका कारण क्योंकि सिलेक्शन एग्जाम था। अब जो एग्ज़ाम होना है ये आपका एलिजिबिलिटी होगा। इसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको थोड़ा है, इसमें थोड़ा 15% उससे थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग पास होंगे तो जो वैकेंसी आएगी उसमें ज़्यादा लोग फार्म अप्लाई करेंगे। जब ज़्यादा लोग फार्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो क्वालिफाइड होंगे वही कर पाएंगे। फार्म अप्लाई से क्या, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्म अप्लाई करें। इसके लिए है कि एलिजिबिलिटी को क्या किया जाता है, थोड़ा ढील दिया जाता है, कि थोड़ा सा इजली किया जाता है। तो निर्देशन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सभी लोग बताइएगा। उद्देश्य केंद्रित, निर्देशकर्ता केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या बाल केंद्रित की बात हो रही है। तो निर्देशन प्रक्रिया की अगर बात हो रही तो वह आपका बाल केंद्रित ही होगा, ये याद रखिएगा। कहीं भी जाइएगा, क्लास को अटेंड कीजिएगा किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि इस बार 101% एग्जाम को फतेह करना है।
अपने सपने को साकार कीजिएगा, अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिएगा, इसलिए आज से और अभी से लग जाइएगा। साथियों, पियाजे जी के जैसे वयम वर्ग विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, रूप संक्रियात्मक। जीन पियाजे जी से 2 प्रश्न रखे हुए हैं, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम घुमा फिरा के आपसे भी पूछ रहे हैं कि पियाजे जी के जैसे वयम वर्ग, अब वयम वर्ग आपको पहचानना है, विकास की किस अवस्था को कहा जाता है। तो वयम वर्ग अर्थात किसको कहा जाएगा? सभी लोग बताइएगा। वयम वर्ग मतलब 7 से लेकर 12 वर्ष या 11 वर्ष की अवस्था, इसको मूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि आइए जान लेते हैं कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद। अब देखिए, मनोविज्ञान में संप्रदाय शब्द का उपयोग हुआ है। संप्रदायवाद आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? तो ऐसा संप्रदाय जिसमें तथ्य की बात हो और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया जाए, वह आपका व्यवहारवादी है। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? सभी लोग बताइएगा। जेबी वाटसन। अगला प्रश्न है साथियों कि वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? सभी लोग बताइएगा। और ये भी यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो हर बार बताता हूँ, जो भी नए हैं उनके लिए सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। जितने भी ब्रदर सिस्टर्स न्यू आप लोग ज्वाइन हुए हैं इस टीटी फैमिली के, क्योंकि आइए आपका अपना टीटी फैमिली समझ के पढ़िए, ठीक है? ये मेरा नहीं, आप सभी का है, आपका अपना टीटी फैमिली है। तो वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में जिस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं, क्या वह नैतिक है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है? देखिए, नैतिक शब्द कोहल के लिए होता है। शारीरिक की बात होती है तो कहीं ना कहीं आपका जीन पियाजे जी का जिक्र होता है। अनुवांशिक की बात होती है, अनुवांशिकता की बात होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं किसकी बात होती है? थांडाइक की बात होती है। लेकिन जब सामाजिकता की बात आती है, सामाजिक यानी वाइगोस्की, याद रखिए वाइगोस्की शब्द है तो सामाजिक शब्द आएगा ही आएगा। और वाइगोस्की से संबंधित ज़्यादातर हिंदी पेडागोजी में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? इनमें चिंतन प्रक्रिया होती है, यह प्रयास स्तुति पर आधारित होता है, पुनर्बलन पर आधारित होता है, उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन होता है। देखिए दोस्तों, जो समस्या समाधान स्थिति में संज्ञानवादी, अब देखिए समस्या समाधान स्थिति तो जो होती है उसमें जितने भी ये आपके मनोवैज्ञानिक हैं ये सारे अपने अपने अलग अलग होती हैं। लेकिन संज्ञानवादी इसको क्या मानते हैं? संज्ञानवादी इसको मानते कि इसमें ये क्या है? चिंतन प्रक्रिया होती। कोई भी समस्या उसको समाधान निकालना है तो उसको चिंतन करना पड़ेगा, यानी कि समस्या समाधान से प्रश्न आएगा, ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। समझ गए सभी लोग? अगला प्रश्न है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत शास्त्रीय, क्रिया प्रसूत या आपका अंतर्दृष्टि हो जाएगा, या प्रश्न और भूल का सिद्धांत। चारों ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी को पढ़िए, चारों सिद्धांत को पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल रिपीट होंगे। तो स्किनर की जब भी बात की जाएगी, स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की बात की जाएगी, तो सभी लोग जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुगम की बात आती है, तो स्किनर की बात आती है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा घटक है जो सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए, अल्पकालीन स्मृति या आपकी सूचना प्रक्रियात्मक से होगा, जीवन पर्यंत स्मृति ये नहीं होगा, दीर्घकालीन कार्यत्म ये दो हो गए। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट इसलिए किया गया क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, संभावित प्रश्न है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझ पाएँ। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? हिल्डा रावत, जेम्स ब्रूनर, रिचर्ड सोचमन या कार्ल रोजर्स? सभी लोग बताइएगा। ये एमपी टेट वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है कि संप्रत्यय लब्ध प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया है? तो सभी लोग बताइएगा जेम्स ब्रूनर। जब भी संप्रत्यय लब्ध की बात की जाएगा जेम्स ब्रूनर की याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है, किसने कहा?
शिक्षण जो है एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच जो है घनिष्ठ संपर्क करता है, यानी कम जानने वाला और अधिक जानने वाले के बीच, जिसके द्वारा क्या होता है, जो कम जानने वाला व्यक्ति होता है उसको शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। किसका कथन है? एन.एल. गैज, B.O. स्मिथ, क्लार्क या मॉरिसन? तो सभी लोग जानते हैं H.C. मॉरिसन का कथन है। अगर ऐसा चीज़ दिया जाए, ऐसा कुछ आपको लगे तो मॉरिसन के ऑप्शन में सही कर लेना है। अगला प्रश्न है साथियों कि आगमन जो है चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्त नहीं सुझाई है, यानी श्रीमती टाबा ने कौन कौन सी युक्त सुझाई है? अवधारणा का निर्माण सुझाया है, दत्त व्याख्या सुझाया है, सिद्धांतों का उपयोग सुझाया है, लेकिन दत्त अवलोकन को नहीं सुझाया है। ठीक है, चलिए सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखना का सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना, कर्टलेविन, बंडूरा, कोहलर, गुथरी? सभी लोग बताइएगा। देखिए, जब भी अंतर्दृष्टि की बात की जाएगी, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत की बात की जाएगी, कोहलर की बात होगी। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? सभी लोग बताइएगा। अक्सर पूछा गया है और पूछा भी जाता है, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? अगला प्रश्न है अधिगम का पठार क्या होगा? अधिगम में अवरोध वर्धन है, अधिगम में दोष होगा, अधिगम की समाप्ति होगी या अधिगम में अवरोध होगा? देखिए, अवरोध और अवरोध दोनों एक चीज़ें हैं, लेकिन अधिगम का पठार मतलब जब हम कोई सीखते हैं और हमारे सामने पहाड़ आ जाता है, यानी हमारे सामने ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि हमें आंसर ही नहीं पता होता, हमें सोचना समझना पड़ता है। जैसे आंसर पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या है, आंसर का क्या हो जाता है, एक आंसर वाला जो सीन होता है वह उसके बीच में पठार आ जाता है, यानी आंसर हमें दिखता ही नहीं है क्वेश्चन के बाद। तो वही है, अधिगम का पठार आना मतलब होता है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन होना। और ये सभी के जीवन में अधिगम का पठार की बात होगी तो जीवन में पठार आता है दोस्तों, क्योंकि पठार आते जाते रहते हैं, हम अपना रास्ता तय करते रहते हैं, हम अपने रास्ते में चलते हैं। हो सकता है धीमा चलें, कभी तेज चलें, लेकिन चलते रहें, और जो चलता है वो अवश्य सफल होता है। अगला प्रश्न है फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मनो ऊर्जा का संसूचक है? अहम, इदम, परहम, मन का चेतन स्तर? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार इनमें से कौन सा मनो ऊर्जा का संसूचक? तो मनो ऊर्जा का संसूचक इदम होता है। इद, ईगो, सुपर ईगो, इनसे प्रश्न आता ही आता है, घुमा फिरा के किसी प्रकार से पूछा जाए लेकिन प्रश्न जरूर आएगा। अगला प्रश्न है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR आपने पढ़ा होगा, SOR1 वुडवर्थ के द्वारा, कोफ्फा के द्वारा, कोहलर के द्वारा या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा? तो SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? सभी लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। और साथ ही साथ 30 में से आप लोगों के कितने स्कोर हुए से, आप लोगों के कितने आंसर सही हुए, ये भी आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। बाकी हमारी CDP की डेली क्लासेज हमारी 7 to 7:30 PM में होती है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट, सभी 5 सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है।